हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 दिसंबर 2020 और हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल आज के इस डिस्कशन में हम देखेंगे। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को लेकर के होगा। उसके बाद में एक आर्टिकल हम फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और एक आर्टिकल हम फार्मर बिल को लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा है उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन को लेकर के है। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 16 दिसंबर को बांग्लादेश का विजय दिवस, मतलब बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया था 16 दिसंबर को, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इंडिया ने उसको आजाद करवाने में पश्चिमी पाकिस्तान से। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। और 17 दिसंबर को एक वर्चुअल मीटिंग होती है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। बहुत सारे बायलैटरल रिलेशन को लेकर के डिस्कशन होता है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उनको लेकर के डिस्कशन होता है, और कैसे वो अपने नेबरहुड पॉलिसी को एक्सटेंड कर सकते हैं उसको लेकर के डिस्कशन होता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो बोलते हैं कि हमारी जो इंडिया की नेबरहुड जो पॉलिसी है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसमें बांग्लादेश ने एक मोस्ट पिलर के रूप में भूमिका निभाई है। और उधर से शेख हसीना जी बोलते हैं कि इंडिया जो है वो एक ट्रू फ्रेंड है, उसने हमेशा से बांग्लादेश का साथ दिया है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। किसको? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है अपनी 50वीं सालगिरह, स्वतंत्रता की 50वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने के लिए, जो अगले साल 26 मार्च को सेलिब्रेट की जाएगी। तो ये कॉन्टेक्स्ट था। आगे हम देख लेते हैं कि देखो, इंडिया और जो बांग्लादेश है उनको एक दूसरे के रिलेशन से क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, कैसे वो इस रिलेशन को आगे लेकर के जा सकते हैं। तो पहला जो प्रॉफिट है, पहला जो इनका हमारा जो हिस्ट्री है वो काफी ब्राइट रहा हुआ है। देखो, जो पहले ये बांग्लादेश था वो पश्चिमी पाकिस्तान, वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसके अंडर था और उसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब यहां से इनकम होती थी पाकिस्तान को और उसको यूज किया जाता था पश्चिमी पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर कुछ भी मतलब प्रॉफिट होता था उसका यूज वहां किया जाता था और इस एरिया पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एक आक्रोश पैदा होता है यहाँ के लोगों में, और यहाँ के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए काम करते हैं और इंडिया उसमें सहायता करता है। तो ये एक हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट रहा है वो हमारी इंडिया के पक्ष में रहा है और उसका इंडिया यूज कर सकता है। और बांग्लादेश के मन में भी ये है कि उसको आजाद करवाने में इंडिया का हाथ रहा है। तो ये जो हिस्ट्री में जो हमारे अच्छे रिलेशन हुए हैं इनको हम आगे लेकर के जा सकते हैं। दूसरा ये है कि 2014 में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उसने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर काम किया है। जो ईस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ में अपने रिश्ते बनाने में, जैसे एशियान जो संगठन है उसमें अपनी एंट्री करवाने में इंडिया ने काफी काम किया है। और अपने जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन तक पहुंच बनाने के लिए भी इंडिया ने यूज किया है किसका? बांग्लादेश का। तो इस रिश्ते को हम बहुत ज्यादा और आगे लेकर के जा सकते हैं। तीसरा जो प्रॉफिट है कि एरिया है, अपॉर्चुनिटीज है इंडिया और बांग्लादेश के लेकर के, वो है कनेक्टिविटी। इंडिया और बांग्लादेश ने अपनी कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ना केवल रेल मार्ग बल्कि सड़क मार्ग इनको भी इंक्रीज किया है। अभी जो वर्चुअल मीटिंग हुई है उसमें हमारा जो 1965 का जो वार हुआ था पाकिस्तान के साथ इंडिया का, उसमें एक रेल लिंक को उसके बाद में बंद कर दिया गया था। हल्दीबारी टू चिल्लाहटी रेल लिंक उसको दोबारा से स्टार्ट किया गया है। और अगले साल एक रेल लिंक और है जो अखोरा बांग्लादेश से अगरतला तक जाएगा, उसको दोबारा से उसको शुरुआत की जाएगी और 2021 में उसकी शुरुआत होने की ये आशा की जा रही है कि 2021 तक वो शुरुआत हो जाएगा। इसके अलावा इंडिया ने बांग्लादेश का यूज किया है क्योंकि देखो, जो हमारी चिकन नेक है उसके थ्रू वहां पर जाने में जो ट्रांसपोर्ट की जो गहमा गहमी है वो बढ़ जाती है। इसलिए इंडिया यूज कर रहा है बांग्लादेश का, ताकि आसानी से अपने जो उत्तरी पूर्वी राज्य है उन तक पहुंचा जा सके। तो एक दूसरे के लिए बांग्लादेश और इंडिया, एक दूसरे के लिए इनके अच्छे रिलेशन एक दूसरे के प्रॉफिट के लिए अच्छे हैं। एक जो अपॉर्चुनिटीज है वो है इंडियन ओशियन। देखो, इंडियन ओशियन में चाइना का जो मतलब
इंटरफेरेंस जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसको अगर इंडिया और बांग्लादेश साथ में काम करेंगे तो उसको मतलब कम किया जा सकता है, और ये दोनों ही देशों के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश पोर्ट्स और रोडवेज को डेवलप करने के लिए भी काम कर सकते हैं, और रेगुलर इस पर काम किया जा रहा है। साउथ एशिया में जो बांग्लादेश है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, हमारे प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ऐसे स्टेटमेंट प्रीलिम्स में पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। देखो, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश, और जो बांग्लादेश का जो स्टेटस है वो चेंज होने वाला है लगभग 2024 तक। 2024 तक बांग्लादेश लीस्ट डेवलपिंग स्टेट से लेकर के लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में शामिल हो जाएगा। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉफिट करने वाला है। तो ये तो दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज है जिनको एक दूसरे से फायदा उठा सकते हैं। अब कुछ इश्यूज है जिनके ऊपर संघर्ष है दोनों देशों का। सबसे पहला जो संघर्ष है ना वो चाइना को लेकर के है। चाइना ऐसा देश है जिस देश के साथ भी इंडिया के अच्छे रिलेशन है, वहां पर चाइना अपना मतलब इंटरफेरेंस इंक्रीज कर रहा है। और देखो, बांग्लादेश और नेपाल दोनों देश ऐसे हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और अगर तरीके से देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो इमोशंस पे नहीं चलते, वो अपने जो स्टेट है, अपना जो कंट्री है उसके प्रॉफिट पर चलते हैं। तो बांग्लादेश और नेपाल ऐसे देश हैं, अगर उनको प्रॉफिट इंडिया से होने वाला है तो चाइना के साथ चले जाते हैं ताकि इंडिया इसको काउंटर करने के लिए उनके वहां इन्वेस्ट करेगा, और अगर उनको प्रॉफिट होने वाले हैं चाइना से तो वो इंडिया के साथ चले जाएंगे ताकि चाइना वहां पर इन्वेस्ट करेगा। अब चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है कहां पर? बांग्लादेश में। तो एक तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि चाइना अपने इंडिया के सारे पड़ोसी देशों पर अपना अधिकार इंक्रीज करता जा रहा है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है बॉर्डर इशू को लेकर के। देखो, जो लगभग 4000 से ज्यादा लंबी किलोमीटर की बॉर्डर मिलती है हमारी बांग्लादेश के साथ में, और वहां पर माइग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। इलीगल तरीके से जो लोग हैं वो इंडिया में मतलब प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, और वहां पर हमारी बीएसएफ तैनात रहती है। तो ऐसा बोला गया है, एक डाटा सामने आया है कि इस साल के 2020 के जो पहले के 6 महीने हैं उनमें 25 लगभग बांग्लादेशियों को मार गिराया है। तो इस 17 दिसंबर को जो वर्चुअल मीटिंग हुई है ना, उसमें इस चीज को उठाया गया है कि हमारे बीच में ये प्रॉब्लम है और हमारे इन लोगों को आपने मार दिया है। एक है तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, इसको भी उठाया गया है। देखो, 2011 से ही ये तीस्ता रिवर को लेकर के ये नेगोशिएशन हो गई थी, लेकिन ये साइन नहीं हुए इस नेगोशिएशन के ऊपर। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वेस्ट बंगाल जो राज्य है उसने इसके ऊपर डिस्प्यूट उठाया। उसने बोला कि अगर हम तीस्ता रिवर का ज्यादा पानी बांग्लादेश को दे देंगे तो हमारे वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया में हम किसानों को पानी प्रोवाइड करवा ही नहीं पाएंगे। तो बांग्लादेशियों की तरफ से ये उठाया गया है कि आप इसके ऊपर साइन कीजिए और हमें ज्यादा वाटर प्रोवाइड कीजिए। इसके अलावा बांग्लादेशियों के द्वारा, बांग्लादेशी जो पीएम है उनके द्वारा कुछ मुद्दे और उठाए गए, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एक आसाम में जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स शुरू किया गया था उसके लिए भी ये उठाया गया कि ये गलत है। इंडिया मतलब किसी एक रिलीजन विशेष के लिए गलत काम कर रहा है। ये इश्यूज है इंडिया और किसके बीच में? बांग्लादेश के बीच में। देखो, हमने जो इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के डिस्कस किया, इंडिया भी ऐसा ही है। हर कोई अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम करता है। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिया की यूएसएसआर के साथ में काफी अच्छे रिलेशन थे। 1991 के लगभग यूएसएसआर मतलब उसका विभाजन हो जाता है और रशिया एक उसका बड़ा पार्ट निकल के आता है। उस समय इंडिया के किसके साथ? यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन वर्तमान समय में इंडिया की यूएसए के साथ में काफी अच्छे रिलेशन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आईआर के जो रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है, वो फीलिंग्स पर, इमोशंस पर नहीं चलते हैं। अब बांग्लादेश ऐसा तो है नहीं कि ये सोचता रहे कि हाँ, हमें आज़ादी दिलवाने में आपने सहायता की थी तो हम आपका ही एहसान मानते रहेंगे और आपका ही साथ देते रहेंगे। देखो, उनको तो खुद का प्रॉफिट करना है। उनको जहाँ पर अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, जहाँ पर उनके लिए अच्छा काम होगा, वो तो वहीं जाएंगे। चाइना जो है वो बांग्लादेश को काफ़ी सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? जैसे बांग्लादेश से यहाँ पर कुछ चीज़ें चाइना में जाती हैं तो चाइना 97% जो उनकी चीजें हैं उनके ऊपर कोई टैक्स ड्यूटी नहीं लगाता। केवल 3% जो उनकी सामान होगा
जैसे किसी व्यापारी का सामान जा रहा है 100%, जिसमें 3% पर ही टैक्स ड्यूटी लगाई जाती है। काफी जो चीजें वहां फ्री एंट्री हो जाती है चाइना में, तो ऐसा इंडिया भी साइन करवा सकता है बांग्लादेश के साथ में। आगे इसमें बताया गया है कि बांग्लादेश की वर्तमान में स्थिति क्या है। देखो, जो शेख हसीना की जो सरकार है वो खुद इस समय मतलब किसमें है, क्राइसिस में है। वर्तमान में जो अवामी लीग की जो सरकार है वो स्ट्रोंग तो है। इसकी जो अपोनेंट जो पार्टियां हैं ना, जैसे बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी और उसकी जो सहायक पार्टी है प्रो पाकिस्तान जमात ए इस्लामी, ये इतनी स्ट्रोंग नहीं है कि अवामी लीग का विरोध कर सके। लेकिन वर्तमान समय में वहां पर एक इस्लामिक ग्रुप इंक्रीज होके आया है, हिफाजत ए इस्लाम। ये वो ही हिफाजत ए इस्लाम है जिसने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जब एक स्टेटमेंट दिया था तो उसके खिलाफ इन्होंने मास प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। अब ये ही ग्रुप बोल रहा है, कौन, शेख हसीना बोल रही हैं कि अगले साल हम बंग बंधु मुजीबुर रहमान का एक स्टेच्यू बनवाएंगे ढाका में। लेकिन ये जो ग्रुप है हिफाजत ए इस्लाम, ये बात बोल रहा है कि हमारा जो मुस्लिम रिलीजन है ना, उसमें तो स्टेच्यू बनाने की तो कोई मुद्दा ही नहीं है, आप स्टेच्यू बना ही नहीं सकते हो, आप बनाओ हम गिरा देंगे। लेकिन जो हमारी जो बांग्लादेश की जो पीएम है वो ये बोल रही हैं कि देखो हम तो, उन्होंने 16 दिसंबर को जब क्या मनाया, विजय दिवस मनाया, तो उसने ये बोला कि हम हमारे देश को रिलीजन के नाम पे बंटवारा नहीं होने देंगे और हम जो स्टैचू हैं वो बनाएंगे। तो देखो, इंडिया इस चीज का फायदा उठा सकता है। इंडिया इस चीज का, जब इंडिया को इनवाइट किया गया है 26 मार्च को, तो इंडिया एक ओपन माइंड से वहां पर जाए और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व आउट करने की कोशिश करे। जो ये टेररिज्म है, इंटरनल जो टेररिज्म है वो इंडिया में भी देखो काफी बढ़ रहा है, इसको दोनों देश मिलकर के काफी काम कर सकते हैं। क्योंकि देखो, शेख हसीना ने अपने यहाँ पर टेररिज्म को दूर करने के लिए काफी काम किया है। जो यहाँ पर कुछ कैंप थे, टेररिज्म के काफी कैंप थे, उनको डिस्ट्रॉय करवाया है, उनको वहां से काम करना बंद करवाया है। तो इसका यूज कर सकते हैं इंडिया। और जो रिलेशन जो हमारे मतलब पीछे आ रहे हैं क्योंकि चाइना का इंटरफेयर बढ़ता जा रहा है, उसको हम अच्छा बना सकते हैं अगर इंडिया उनके इंटरनल इश्यूज में, देखो इंटरनल इश्यूज में गहराई तक नहीं जाना है, मतलब उनको सलाह देनी है, उनकी सुरक्षा करनी है। उनको ये सलाह नहीं देनी है जाकर के आप ऐसा करो ऐसा करो, बस उनको जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व आउट करने में इंडिया काफी काम कर सकता है। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ढाका में ओपन माइंड के साथ में जाना चाहिए और जो एक ब्रॉडर व्यू है उसको विकसित किया जाना चाहिए। बल्कि ये नहीं है कि हमेशा एहसान जताते रहें कि आपको स्वतंत्रता दिलवाने में हमने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए आप हमेशा हमारा क्या मानते रहो, एहसान मानते रहो। तो वर्तमान में जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने जो इंटरनेशनल रिलेशन है उनको इंक्रीज करना चाहिए इंडिया को। और ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है कि इंडिया को 26 मार्च को इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया और बांग्लादेश को लेकर के। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है, देखो बंगाल में एक बैटल चल रही है वहां की पॉलिटिक्स को अक्वायर करने के लिए। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। बीजेपी के हेड जेपी नड्डा की विजिट होती है बंगाल में और उनके ऊपर हो जाता है अटैक। अब इसमें क्या होता है कि वहां के जो आईपीएस ऑफिसर या डीजीपी थे जिनके ऊपर सुरक्षा का जिम्मा था जेपी नड्डा का, उनको डेपुटेशन पर बुला लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है वो उसका विरोध करती है और वो बोल रही है कि आप ऐसे ही तरीके से आपने 2019 में काम किया था और सेम तरीके से आप इस समय काम कर रहे हो जब 2021 में हमारे यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बात बोली है, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने बात बोली है कि आप आईपीएस कैडर रूल 1954 का गलत फायदा उठा रही हो। अब ये 1954 का रूल क्या है? जो आईपीएस कैडर रूल है उसका सेक्शन 6 का पार्ट 1 बोलता है कि अगर आईपीएस जो सर्विस है उसमें कुछ सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो सेंटर के पास पावर होती है कि उसी की बात को सर्वमान्य माना जाता है। तो ये बात बोली गई है। जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसका पंजाब जो सरकार बंगाल जो सरकार है वो काफी पर्सनल फायदा उठाती है। वहां के जो ऑफिसर्स हैं उनके पर्सनल रिलेशन है। लेकिन हम ये एथिक्स में पढ़ते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं ना उनको तो न्यूट्रल होना चाहिए।
आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो पहले भी 2019 में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तब भी बंगाल और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में टसल देखने को मिला था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ के जो कौन थे, कोलकाता पुलिस कमिश्नर थे राजीव कुमार, उसको कस्टडी में लेने का ट्राई किया था और ममता बनर्जी उसके लिए धरने पर बैठ जाती है। इलेक्शन कमीशन के पर प्रेशर बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि राजीव कुमार को इन चुनावों से दूर किया जाए, क्योंकि वो इन चुनावों को पर्सनली क्या करते हैं, मतलब उनको जो वोटर्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं, उनको तृणमूल कांग्रेस को वोट देने के लिए बोलते हैं। मतलब उनकी पॉलिसी ऐसी बनाई गई है कि वो तृणमूल कांग्रेस को ही वहां का एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करता है। तो देखो ईसीआई है वो ट्रांसफर कर देती है राजीव कुमार का, और लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं दोबारा से तृणमूल कांग्रेस अपने सारे ऑफिसर्स को उनके पहले की पोस्ट दे देती है। तो ये टसल रेगुलर चलता जा रहा है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि हमारे यहाँ पर जब साइक्लोन आया और कोविड-19 पैंडेमिक आया तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी सहायता देनी चाहिए थी उतनी नहीं दी। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट पर आरोप लगा रही है कि आयुष्मान भारत पीएम किसान सम्मान निधि योजना हमने यहाँ पर लगाई, पूरे देश में यूज की गई, लेकिन आपने उनको तरीके से अपने यहाँ पर इंटेंशनली मतलब तरीके से यहाँ पर सेंट्रल जो स्कीम है उनको यूज ही नहीं होने दिया, उनको इंस्टॉल ही नहीं किया। तो एक बोन ऑफ कंटेंशन बनता जा रहा है दोनों गवर्नमेंट के बीच में। देखो हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो क्लैश है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो हमारी डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म उनके लिए प्रॉफिट नहीं है। तो अगर डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को लेकर के क्वेश्चन आता है तो हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। इनमें पॉलिटिक्स के जो मुद्दे हैं उनको हमें हटा देने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं कि कैसे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट्स को जो स्कीम है उनको इम्प्लीमेंट नहीं करता और कैसे सेंटर स्टेट में जो सहायता देनी चाहिए, असिस्टेंट देना चाहिए परेशानी के समय में, उसको नहीं लगाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एमएसपी को लेकर के है, मतलब जो फार्मर्स बिल है जिनका विरोध चल रहा है उसको लेकर के है। तो सबसे पहले देखो इसमें बताया गया है कि एमएसपी होती क्या है। देखो जो एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। इस पे गवर्नमेंट क्या करती है कि किसानों से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करती है कुछ फसलों का, और उसके ऊपर क्या कर लेती है, खरीद लेती है उन फसलों को। फिर उन फसलों का क्या यूज करती है सरकार उनका यूज करती है पीडीएस सिस्टम के थ्रू। जब हम गरीबों को हमारी सरकार फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जब उनको अन्न बांटती है तो उस जो अन्न जो खरीदती है ना किसानों से, उनका यूज करती है इस पीडीएस सिस्टम में। तो ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब तक हमारी सरकार ने 23 फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड कर रखा है। अब ये एमएसपी डिसाइड कौन करता है, तो एमएसपी के लिए कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस कमीशन है, वो ये डिसाइड करता है कि एमएसपी कितना होगा। अब ये जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये है 1965 में इसको स्टेब्लिश किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ये आता है। देखो एमएस स्वामीनाथन कमीशन भी फार्मर्स के लिए गठित किया गया था और उसने ये बोला था कि किसानों का जितना मूल्य होता है फसलों का, मतलब जितना उनका लागत लगती है उससे कम से कम 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी होना चाहिए, ऐसा एमएस स्वामीनाथन कमीशन ने बोला था। ये एमएसपी के लिए बात है। आगे इस आर्टिकल के थ्रू हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था उस समय हमारा इंडिया अन्न के रूप में आत्मनिर्भर नहीं था। 1965 के बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है। हमारे इंडिया में कुछ क्षेत्रों में ग्रीन रिवॉल्यूशन को कुछ जैसे पंजाब हरियाणा और कौन सा वाला एरिया, वेस्टर्न यूपी, उस एरिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया जाता है और यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन से इतना अन्न पैदा होता है कि हमारा देश जो अन्न की कमी थी वो आत्मनिर्भर बन जाता है। अब चावल और गेहूं कोई प्रोडक्शन को क्यों प्रमोशन किया गया, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्यों इन्हीं का ही उत्पादन बढ़ता जा रहा है। देखो 23
जो फसलें हैं उनके लिए देती है एमएसपी, लेकिन चावल और गेहूं ऐसी फसल हैं जिनके लिए सरकार प्रोक्योरमेंट भी देती है, मतलब उनके लिए सब्सिडी भी देती है। क्या क्या सब्सिडी देती है? फ्री लाइट देती है, जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके ऊपर सब्सिडी देती है, इसलिए वीट और जो चावल है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी सरकार दे रही है। ये तो इसका कारण है कि इस एरिया में क्या हो गया, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ और इसकी वजह से इनके ऊपर इंडिया इतना आत्मनिर्भर बन गया कि अब इंडिया को कहीं बाहर से अन्न नहीं खरीदना पड़ता। अब इससे लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई है। एक तो एनवायरमेंट प्रॉब्लम हुई है। एनवायरमेंट प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहाँ के जो किसान हैं, पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों ने पानी का इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया। देखो, चावल उसी जगह उगते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर बारिश तो इतनी होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर था वो काफ़ी था। अब उसका बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। तो ऐसा बोला जा रहा है कि पिछले डेकेड में जो हमारा ग्राउंड लेवल है वो पंजाब में तो 84% तक और हरियाणा में 75% तक उसमें कमी आई है। इसके अलावा इसमें ये बोला गया है कि जो हमारे यहाँ सॉइल का स्ट्रक्चर है ना, इतना फर्टिलाइजर यहाँ पर यूज़ किया गया है जिसकी वजह से यहाँ का सॉइल का स्ट्रक्चर बिगड़ गया है और सॉइल पोल्यूशन काफ़ी इंक्रीज हो गया है। एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो चावल और धान के जो स्ट्रो बच जाते हैं उनको जलाया जाता है, जिससे दिल्ली और उसके एनसीआर वाले रीजन में पोल्यूशन काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। एक प्रॉब्लम यह है कि चावल और गेहूं पे सब्सिडी मिलती जा रही है, प्रोडक्शन में ज़्यादा खर्चा कर नहीं पड़ रहा, एमएसपी सरकार के द्वारा निर्धारित हो ही गई है, तो किसान जो हैं वो नई टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। अब आगे इसमें बोला गया है कि हम इसका अल्टरनेटिव क्या यूज कर सकते हैं, कि देखो लोग गेहूं और चावल से दूर होना ही नहीं चाहते, तो इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि सरकार हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर भी एमएसपी डिसाइड करे और बोले कि इनके ऊपर भी अगर आप काम करोगे तो हम आपको एमएसपी देंगे। इसके अलावा जो मतलब फूड प्रोसेसिंग वाला कार्य है उसमें भी सरकार इंक्लूड करके लोगों को इनसे दूर कर सकती है कि वीट और चावल और गेहूं का इतना प्रोडक्शन हो गया है कि हमारे पास में सरप्लस है, हम करेंगे क्या? जितना हमारे पास में मतलब हम प्रोडक्शन हो रहा है उतना हम यूज ही नहीं है। हर साल 2011 से 2017 तक लगभग हजारों टन जो ग्रेन्स है वो वेस्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास में उसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस ही नहीं है। तो इसका अल्टरनेट ढूंढना चाहिए ताकि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका भी सही यूज हो सके और जो प्रोड्यूसर है उनको भी सही फायदा मिल सके। इसके अलावा जो आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो जो फार्मर्स बिल है ना, उसमें जो फार्मर्स हैं उनकी राय जाननी चाहिए, उनको प्रॉफिट दिखाना चाहिए कि आप अल्टरनेट में जब जाओगे तो आपको क्या प्रॉफिट होगा। इसके अलावा आर्टिकल में बोला गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को तो अलाउ कर रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दो, लेकिन जो पंजाब वाला एरिया है आपको क्या लगता है कि वहां पे सबके पास में बहुत ज्यादा जमीन है? सिर्फ 5% वहां के किसान ऐसे हैं जिनके पास में 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन है। ज्यादातर जो किसान है ना उनके पास में तो 1-2 हेक्टेयर जमीन, मतलब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। वहां पर आप टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं कर सकते। आप ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो उनका जो प्रोडक्शन है उससे उनको जो प्रॉफिट है वो तो बिल्कुल नल हो जाएगा। तो इस तरीके की आप उनको एग्रीकल्चर में वो करो कि उनका जो इनपुट है वो तो कम हो जाए, लेकिन उनका जो सरप्लस जो गेन है वो बढ़ जाए, मतलब उनकी इनकम भी इंक्रीज हो और उनका जो प्रोडक्शन जो हो वो भी इंक्रीज हो। इसके लिए सरकार को काम किया जाना चाहिए। तो ये आज के हमारे आर्टिकल थे। देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है, हर शनिवार को एक ग्राउंड रिपोर्ट आती है और ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट आई है। आंध्र प्रदेश का एक एरिया है लुरु, वहां पर एक मिस्ट्री डिजीज को देखा गया है। वहां पे लोगों में सडननेस इलनेस आई है और सर चकराना, उल्टी होना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये क्या परेशानी है, धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इलुरु इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो इलुरु है वो कौन सी रिवर पर एस्टेब्लिश है, ये हमें ध्यान रखना है। तम्मीलेरु रिवर पर ये एस्टेब्लिश है और ये जो तम्मीलेरु जो रिवर है वो कोलेरू लेक में जाकर के
मतलब डिस्चार्ज होती है। तो ये तमिलेरू रिवर और कोलेरू लेक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है। तो देखो एडिटोरियल डिस्कशन से भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलते हैं, ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। आज के इम्पोर्टेंट डिस्कशन में हमने इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को डिस्कशन किया, और जो हमारे फेडरलिज्म के लिए क्या क्या परेशानी है उनको डिस्कस किया। एमएसपी के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, फार्मर बिल्स के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिए कुछ स्कीम लेकर के आई तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।